नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम डिस्कशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पिछले साल के पॉलिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। शुरुआत करते हैं नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल से रिलेटेड आर्टिकल से। देखिए, सरकार नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिकली सरकार ने ये डेवलपमेंट काउंसिल का निर्माण किया है, जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल। और इंपॉर्टेंट नोट करने लायक बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने किसी रीजन स्पेसिफिक टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल का निर्माण किया हो, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है। दूसरे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पीपीपी मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड की सहायता से इस डेवलपमेंट काउंसिल का निर्माण किया जाएगा, इसको चलाया जाएगा। और एक ये कॉमन इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म होगा पूरे का पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उन सभी स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए एक ये कॉमन इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म होगा। इसके अलावा भी सरकार ने, देखिए, नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट लाने के लिए सरकार ने कई बार काफ़ी कुछ कहा है। सरकार ने पिछले दिनों कहा था कि अगर कोई स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे इंडस्ट्री लेके आना चाहता है या स्टार्टअप इस्टेब्लिश करना चाहता है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में तो वेंचर फंड्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब पॉइंट्स हैं। देखिए, आगे है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। सबसे पहले तो ये याद रखिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। यहाँ पे देखिए, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है क्या? देखिए, क्योंकि यूपीएससी इस प्रकार से पूछ लेती है, पिछली बार 2016 में उसने पूछा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये एक एनजीओ है और इस साल इंडिया को इसमें 79th पोजीशन मिली 168 देशों की रैंकिंग के अंदर में। और 2015 में इंडिया की पोजीशन थी वो 76वीं थी, यानी करप्शन बढ़ गया हमारे देश के अंदर में। खैर, वो तो अलग बात है कि इनके जो क्राइटेरियाज होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें जुडिशरी भी होती है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं क्राइटेरियाज। तो एक बस ये याद रखिए, यूपीएससी ना पोजीशन नहीं पूछती कितनी पोजीशन मिली, ये एसएससी वगैरह में पूछा जाता है, लेकिन यूपीएससी ये पूछती है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स क्या, मतलब कौन सी, किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, किसके ऊपर में है, इसमें तो नाम से ही पता लग रहा है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है क्या? क्या कोई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है? नहीं, ये बिल्कुल एनजीओ है। आगे देखिए, प्रसार भारती कॉर्पोरेशन। कई बार एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड नॉर्म्स काफ़ी चर्चा में रहते हैं, तो प्रसार भारती देख लीजिए। प्रसार भारती कॉर्पोरेशन ये पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में। और देखिए, इसकी दो आर्म्स हैं, एक है दूरदर्शन, एक एआईआर। एआईआर मतलब न्यूज़ ऑन एआईआर की हम न्यूज़ सुनते हैं, आपको याद होगा वो स्पोर्ट एनालिसिस, न्यूज़ एनालिसिस जो 9:15 बजे आता है। तो उसके बारे में देखिए, दूसरी आर्म है ये दूरदर्शन, जो डीडी नेशनल के जो चैनल्स हैं वो सब डीडी न्यूज़। तो दो आर्म्स हैं इसकी। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पार्लियामेंट के एक एक्ट से बनाई गई थी, ये भी याद रखिएगा। समझ गए? 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, पार्लियामेंट के एक्ट से बनाई गई थी, स्टैच्यूटरी बॉडी है इसलिए। और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। दो आर्म्स हैं, दूरदर्शन एंड एआईआर। देखिए, कर्नाटका के अंदर में कनाडिगास को रिजर्वेशन दिया गया। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने कहा कि अगर दो इंडस्ट्रीज को छोड़ दीजिए, आईटी या फिर बायोटेक सेक्टर से, बाकी इंडस्ट्रीज में लोकल लोगों को 100% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। खास करके ब्लू कॉलर जॉब्स की वो बात कर रहे थे, यानी ब्लू कलर की जॉब्स वो होती हैं जो इंडस्ट्रियल जॉब्स होती हैं। सिर्फ दो इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया कर्नाटक गवर्नमेंट ने, आईटी और बायोटेक सेक्टर। एक तो यूपीएससी सीधा सा क्वेश्चन पूछ सकती है कि कौन सा ऐसा राज्य था जिसमें अपने लोकल लोगों को 100% रिजर्वेशन देने की बात कही थी। हालांकि थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, फिर भी आजकल पता नहीं लगता, छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। तो ये देखिए, अपने आप में काफ़ी नुकसानदायक है, देश की इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। वो सब बातें तो मेन से रिलेटेड हैं, क्योंकि देखिए, अगर आज कर्नाटका ने ऐसा किया, अपने लोकल लोगों को वो 100% रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो कल को कोई दूसरा स्टेट भी ऐसा कर सकता है। तो वो तो अभी केस कोर्ट में गया, क्योंकि आर्टिकल नंबर 16 है वो भी हर्ट होता है। आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि आप एम्प्लॉयमेंट में देश के सिटीजन के मतलब भेदभाव नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट में, अगर किसी रीजन के नाम पे या दूसरी चीज़ों के आधार पर। तो वो सब बातें हैं। फिलहाल तो आप स्टेट का नाम याद रखिएगा। आगे देखिए, मणिपुर इशू। मणिपुर इशू में देखिए क्या है, 3 वहाँ पे मेनली ट्राइब्स हैं, नागा हैं, कुकी हैं और ट्राइबल्स हैं। 3 ट्राइब्स हैं यहाँ पे। देखिए, तीनों ट्राइब्स वहाँ पे आपस में काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, डिफरेंसेस रहते हैं तीनों ट्राइब्स के बीच में। मणिपुर की बात करें तो सभी कहते हैं कि जो दूसरी ट्राइब है वो बाहर से आई है और पुराने टाइम में ये हमारा रीजन था, और जो दूसरी ट्राइब है वो यहाँ की नहीं है। ऐसा आरोप प्रत्यारोप ये एक दूसरी ट्राइब पर लगाते हैं, काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। सरकार ने क्या किया? देखिए, सरकार ने कुकी जो ट्राइब है उसकी मांग को ध्यान में रखते हुए 7 नए डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए, 7 नए जिले बना दिए। 7 नए जिलों को बनाने के बाद में वहां पे विरोध स्टार्ट हो गया नागास के द्वारा। नागा कहते थे कि देखिए, नए 7 डिस्ट्रिक्ट आपने बना दिए, इससे जो नागा की यूनिटी है वो खत्म होगी और नागा एरियाज को आपने डिवाइड कर दिया। इसी चीज के विरोध में जो यूनाइटेड नागा काउंसिल है उन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया। यहाँ पे ब्लॉकेड लगा दिया काफ़ी महीनों तक, ये 4-5 महीनों तक ये ब्लॉकेड रहा और काफ़ी मुश्किलें यहाँ से हुई। तो 2-3 चीज़ें इस पर क्वेश्चन बन सकता है। काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये पूछा जा सकता है कि नागा कुकी, ये जो ट्राइब्स हैं, कुकी ट्राइब कहाँ की है,
और मैती ट्राइब है, ये कहाँ की है? नागा ट्राइब तो देखिए नागालैंड में मिलेगी, लेकिन कुकी और मैती के बारे में पूछा जा सकता है। यूं भी पूछा जा सकता है, ये जो हाईवे है जिस पे ब्लॉकेड लगाया गया था, नेशनल हाईवे नंबर 37, ये असम से लेके मणिपुर तक जाता है, इम्फाल तक ये जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 2-3 चीजें हैं, प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे देखिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये तो अभियान है, कोई इंपॉर्टेंट बात तो नहीं, लेकिन ग्राम पंचायत को मजबूत बनाने की बात इस अभियान में हो रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग दी जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, पंचायत के जो सदस्य हैं उनमें अकाउंटेबिलिटी लाई जाए, नॉलेज क्रिएशन हो, ये सब जो नॉर्मल बातें होती हैं वो हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कवर कर लिया। आगे देखिए संकल्प प्रोजेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, ये चलाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड वेलफेयर, 2 बार पेंशन है क्या, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड वेलफेयर के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। देखिए ये जो सरकारी कर्मचारी है ना, उनकी एक प्रकार से जिन्होंने काफ़ी अपना लंबा अनुभव उनका रहा है सरकार के लिए जिन्होंने काम किया है, लेकिन अब वो रिटायर हो गए हैं, यानी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो अब रिटायर हो गए हैं, तो ये प्रोजेक्ट उनके एक्सपीरियंस को यूज में लाने के लिए है। समझ गए? मान लीजिए 60 साल की उम्र हो गई, रिटायर हो गए, अब देखिए कानून के हिसाब से कभी तो रिटायरमेंट होगी ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है वो अभी भी काम कर सकते हैं, उनका एक लंबा अनुभव रहा है, सरकार के अंदर में उन्होंने काम किया है, तो उनके अनुभव को चैनलाइज किया जा सकता है, उनके लाइफ एक्सपीरियंस को यूज किया जा सकता है लोगों के भले के लिए। तो ये एक प्रोजेक्ट है पूरा, जिसमें सरकार उनको उनके जो स्किल्स हैं उनको यूज करेगी, इससे उनको डिग्निटी भी मिलेगी और एक प्रकार से जो प्रॉब्लम्स हैं जनता की वो और ज़्यादा आसान होंगी। समझ गए? तो उसके लिए प्रोजेक्ट है संकल्प प्रोजेक्ट। आगे है देखिए न्यू रिफॉर्म मैट्रिक्स, ये न्यू रिफॉर्म मैट्रिक्स बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा। ये एक प्रकार से देखिए इनेबल करता है स्टेट और सिटी जो गवर्नमेंट्स हैं, यानी लोकल पंचायत हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वहां पे एक प्रकार से अच्छा गवर्नेंस आए, उसी चीज़ के लिए सरकार ने ये न्यू रिफॉर्म्स मैट्रिक्स जारी किया है और मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। और पहले देखिए सरकार क्या करती है, सरकार जो सिटी या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है जो गवर्नेंस में अच्छे खासे रिफॉर्म्स लेके आती है, तो सरकार उसको इंसेंटिवाइज करती है, पैसे प्रोवाइड करती है। अब रिफॉर्म इंसेंटिव फंड के लिए पहले जो अमाउंट था उसको भी सरकार ने 6 गुना कर दिया। पहले 500 करोड़ था 2017-18 के लिए, नहीं पहले 500 करोड़ था 2017-18 के लिए, सरकार ने बढ़ा के 3000 करोड़ हर एक साल के लिए कर दिया है। यानी जो सिटी में लोकल पंचायत है वो अच्छे से काम करेगी, जो गवर्नेंस में रिफॉर्म्स लेके आएगी उसको इंसेंटिवाइज करेगी सरकार, उसको ये फंड्स मिलेंगे। उसके अलावा सरकार ने और भी काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं, डिफरेंट सिटीज़ के बीच में रैंकिंग भी सरकार लेके आएगी। और ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी, ये तो हमने इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया था, याद होगा आपको, बताओ क्या था। देखिए इसमें वो था कि जो सिटीज़ के अंदर में जो डेवलपमेंट आती है वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, यानी जो मेट्रो या बस कॉरिडोर्स हैं उनके आसपास ही ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट डेवलप होनी चाहिए, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स डेवलप होने चाहिए और पूरी डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, ट्रांजिट ओरिएंटेड होनी चाहिए। मेट्रो के आसपास चीज़ें आएंगी तो लोग अपने व्हीकल्स नहीं खरीदेंगे, तो ये था ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी। इसके अलावा मेट्रो पॉलिसी के लेके आएगी सरकार, ग्रीन अर्बन मोबिलिटी स्कीम, लिवेबिलिटी इंडेक्स, डिफरेंट सिटीज़ के बीच में इंडेक्स जो है, मतलब कौन सी सिटी ज़्यादा रहने लायक है, ये सारी जो स्कीम्स हैं वो लेके आएगी सरकार। और क्या है, और देखिए ये इसी का पार्ट है जो रिफॉर्म इंडेक्स हमने अभी डिस्कस किया, रिफॉर्म मैटरिंग इंडेक्स, उसी का एक पार्ट है। देखिए ये 4-5 चीज़ें सरकार और भी लेके आएगी इसमें। अब आमतौर पे क्या होता है, देखिए जब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो पहले हमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करने पड़ते हैं, यानी पहले वेरीफाई करवाना पड़ता है, बाद में सरकार ट्रस्ट करती है। लेकिन सरकार अब क्या करेगी, ऐसी अप्रोच लेके आएगी कि पहले जनता पे ट्रस्ट करेगी और फिर वेरीफाई करेगी। समझ गए? अप्रोच को एक प्रकार से हटा रही है, पुरानी अप्रोच को चेंज करके नई अप्रोच ला रही है। पहले चीज़ें वेरीफाई होती थी फिर सरकार अप्रूवल देती थी, अब पहले ट्रस्ट होगा, अप्रूवल देगी, फिर वेरीफाई होगा। तो ऐसा देखिए ये 4-5 चीज़ें हैं, ऐसा हम इन्हें इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए यूपीएससी यूँ आ जाएगा, स्टेटमेंट दे देगी न्यू रिफॉर्म इंडेक्स है, ये सरकार ने लाया, ऐसा आ सकता है कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा आगे आया, या फिर ये 4-5 चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी कि मेट्रो पॉलिसी, ग्रीन अर्बन मोबिलिटी स्कीम, ये इस न्यू रिफॉर्म मैट्रिक्स का पार्ट है, ऐसा पूछा जा सकता है। या फिर जो ये 4-5 चीज़ें हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है कि क्या ये न्यू रिफॉर्म इंडेक्स का पार्ट है, तो वहाँ पे जाके हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये है एक, आज ये नहीं पता, इसमें काफ़ी दिक्कत होती है कि कौन से लैंड का मालिक कौन सा है। लैंड जो टाइटलिंग लाज हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और अभी भी पता नहीं है, जो प्रोसीजर्स हैं वो काफ़ी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और इसी की वजह से जो बेनामी प्रॉपर्टी है वो क्रिएट होती है और लैंड एक्वायर करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसमें भी सरकार चेंज लेके आएगी और क्रेडिट रेटिंग्स देगी। डिफरेंट जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनमें कंपटीशन पैदा करने के लिए सरकार उनको एक प्रकार से क्रेडिट रेटिंग्स देंगी और क्रेडिट रेटिंग्स अगर अच्छी होंगी तो उनको लोन आसानी से मिल जाएगा।
समझ गए? जैसे देशों को क्रेडिट रेटिंग्स मिलती हैं वैसे ही लोकल या फिर अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको क्रेडिट रेटिंग्स दी जाएंगी ताकि वो लोन हासिल कर सकें आसानी से और प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर में आए। प्रोफेशनलिज्म कैसे आएगा? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टाफ है वो अगर टेक्निकल होगा, एक्सपर्टीज उनकी होगी, तो वो ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आएगा अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर में। नागालैंड वुमेन डिमांड इन अर्बन लोकल बॉडीज, ये क्या था? देखिए, दो आर्टिकल्स के बीच में कंफ्लिक्ट था। अब एक है, देखिए, आर्टिकल नंबर 243T, ये आया था 74th अमेंडमेंट से। 74th अमेंडमेंट में ये हुआ था कि लोकल जो बॉडीज हैं उनमें वुमेन को 33% कम से कम रिजर्वेशन देने की बात हुई थी, समझ गए? लेकिन अभी तक, वैसे तो ये 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली पास हो गई थी 1992 के आसपास, लेकिन अभी भी इतने साल हो गए, ऑलमोस्ट 25 साल होने जा रहे हैं, नागालैंड में इस चीज़ को इंप्लीमेंट अभी तक नहीं किया गया था। यानी अर्बन लोकल बॉडीज़ में वुमेन को 33% संविधान के अनुसार जो उनको देना था रिजर्वेशन, वो नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि नागालैंड कहता है कि देखिए, हमारे राज्य में यानी संविधान में हमें स्पेशल दर्जा प्राप्त है। क्या है ये स्पेशल दर्जा? इस आर्टिकल नंबर 371A के तहत में देखिए, नागालैंड एक को में देखिए, जो भी हमारे संविधान में कानून है उनकी परवाह ना करते हुए नागालैंड के अंदर में अगर कोई भी कानून पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, यानी पार्लियामेंट के द्वारा नागालैंड के इशू पर जो भी कानून पास किया गया है, या फिर वो नागा से रिलीजन से रिलेटेड हो, सोशल प्रैक्टिस से रिलेटेड हो, नागा के कस्टमरी लॉ से रिलेटेड हो, या फिर सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड हो, ट्रांसफर ऑफ लैंड या फिर ओनरशिप से रिलेटेड हो, इन सभी मुद्दों पर कोई भी अगर कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है तो वो तब तक पास नहीं माना जाएगा जब तक कि नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा उसे पास ना कर दिया जाए। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि वैसे तो पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं वो पूरे देश में इंप्लीमेंट होते हैं, लेकिन नागालैंड को स्पेशल दर्जा प्राप्त है आर्टिकल नंबर 371A में। उन कानूनों को नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा भी पास किया जाता है, तब जाके वो कानून माने जाते हैं। और मुद्दे कौन कौन से हैं? मुद्दे ये सब हैं, एक प्रकार से जो लैंड की प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजन की प्रैक्टिसेस हैं, ये सब मुद्दे हैं। तो अब इन दोनों आर्टिकल्स में कंफ्लिक्ट था। आर्टिकल 243T तो ये कहता था कि 33% वुमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब लेकिन नागालैंड के लोग कहते हैं कि ट्राइब्स बाकी कहती है कि हमें स्पेशल दर्जा प्राप्त है, कि जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं, हमारी सोशल प्रैक्टिसेस वो कहते हैं इस तरह की, हम वुमेन को 33% रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब है कि इस आर्टिकल का हवाला देते हुए नागालैंड की ट्राइब्स ने काफ़ी विरोध किया और वुमेन के रिजर्वेशन का विरोध किया अर्बन लोकल बॉडीज में, तो काफ़ी वहाँ पे भी राइट्स हुए थे। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है इन पे। आगे देखिए, थोड़ा सा लोकपाल एंड लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल है। देखिए, लोकपाल जो एक्ट है वो पास कर दिया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन अभी तक जो लोकपाल की नियुक्ति है वो नहीं उसकी है। तो इसी बीच एक लोकपाल एक्ट में एक प्रावधान था, सेक्शन 44 था। क्या कहता था सेक्शन 44? सेक्शन 44 कहता था, देखिए, एक्ट को पास किए जाने के 1 साल के अंदर अंदर सभी जो पब्लिक एम्प्लॉइज हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी को, ना सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी को या फिर हस्बैंड की प्रॉपर्टी को, और जो बच्चे डिपेंडेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, पब्लिक डोमेन में उसे लाना पड़ेगा। अपनी लाइबिलिटीज़ भी बतानी पड़ेगी और अपनी स्पाउस की लाइबिलिटी या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रंस की भी लाइबिलिटी बतानी पड़ेगी। यानी क्या आपके पास में है, क्या आपको देना है, सब कुछ आपको पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा लोकपाल एक्ट पास होने के 1 साल के अंदर अंदर। लेकिन देखिए, लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई, इसलिए सरकार ने इस लोकपाल जो बिल है उसमें अमेंडमेंट लेके आए, वो यानी लोकपाल एक्ट में अमेंडमेंट लेके आए। सरकार ने इस चीज़ को एक प्रकार से अवॉइड कर दिया, क्योंकि 1 साल तो हो चुका था लोकपाल एक्ट के आए, तो 1 साल के आने के बाद तो सभी एम्प्लॉयज़ को पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए थी अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन वो नहीं लेके आए, क्योंकि इसके लिए सरकार ने लोकपाल में अमेंडमेंट लेके आए। तो सेक्शन 44 थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे देखिए, ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, इसमें सरकार काफ़ी तरह के चेंजेस लेके आ रही है अभी। अब मैक्सिमम सजा जो पहले 6 साल हो सकती थी उसको 3 साल कर दिया गया है, और जिन केसेस में मैक्सिमम सजा 5 साल हो सकती थी उनको 7 साल कर दिया गया है। पहले ज़्यादा ट्रायल में कई बार तो 4 साल, कई बार 8 साल लग जाते थे। अब सरकार ने जो बिल लेने जा रही है, सरकार ने कंपलसरी कर दिया कि करप्शन से रिलेटेड जो केस हैं वो 2 साल के अंदर अंदर उनका निपटारा होना चाहिए। अब जो गिफ्ट वगैरह मिलते हैं पब्लिक एम्प्लॉयज़ को, वो भी इस एक्ट के दायरे में आ जाएंगे। और एक प्रकार से अगर किसी करप्ट ऑफिशियल की प्रॉपर्टी को अटैच करना है, सरकार को जब्त करना है, तो एक प्रकार से डिस्ट्रिक्ट जज की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, सिर्फ ट्रायल कोर्ट के स्पेशल जज की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रोसीजर्स को काफ़ी सिंपलाइज किया जा रहा है, काफ़ी आसान बनाया जा रहा है। आगे देखिए, एनमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल है। क्या है ये एनमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल? देखिए, जो लोग जब 1947 में बंटवारा हुआ था, जो लोग एक प्रकार से चले गए थे पाकिस्तान के अंदर में, पाकिस्तान को उन्होंने अपनाया था, तो उसकी प्रॉपर्टी को एक प्रकार से रेगुलाइज करने के लिए सरकार एक बिल लेके आई थी 1968 में, वो था एनमी प्रॉपर्टी बिल।
उसमें क्या था, उसमें देखिए वो प्रॉपर्टी जो लोग छोड़ के जिन्होंने दुश्मन देश में चले गए थे, जैसे पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है शुरू में ही, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा सरकार मानती है। अब देखिए जो लोग हमारे देश को छोड़ के पाकिस्तान में चले गए थे तो उनकी प्रॉपर्टी अब सरकार की प्रॉपर्टी होगी और सरकार एक कस्टोडियन की नियुक्ति करेगी ताकि वो उस प्रॉपर्टी की देख रेख कर सकें। और 2% जो उस प्रॉपर्टी से फायदा होगा वो उस कस्टोडियन को मिलेगा जिसकी नियुक्ति सरकार की करेगी। समझ गए? यानी मान लीजिए कोई सोनू नाम का व्यक्ति है, वो एक प्रकार से प्रॉपर्टी छोड़ के पाकिस्तान चला गया, तो अब मान लीजिए अब सरकार किसी दूसरे व्यक्ति, मान लीजिए उसका नाम सुनील है, उसको दे देगी वो प्रॉपर्टी और कहेगी आप इस प्रॉपर्टी की देख रेख कीजिए, सिर्फ देख रेख करने के लिए। और जो उस प्रॉपर्टी से इनकम होगी 2% इनकम वो सुनील को मिल जाएगी। सोनू तो जा ही चुका है पाकिस्तान। अब देखिए इस चीज़ का काफ़ी गलत इस्तेमाल करने लग गए थे जो लोग थे, इसीलिए ये अमेंडमेंट लेके आए। वैसे तो ये 1968 में बिल पास हो गया था, लेकिन बार बार ऑर्डिनेंस से इसमें चेंज लाया जा रहा था और अब इस बिल को पास कर दिया गया है। लोग क्या करते थे, देखिए कई बार तो इसका ऐसा गलत फायदा उठाते थे। कई बार ऐसा होता था कि पहले जो एनिमी था वो अब एनिमी नहीं रहा, यानी जब वो एक प्रकार से जब वो बंदा गया अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के तो तब वो दुश्मन देश था, लेकिन बाद में ऐसा भी तो हो सकता है कि दुश्मन देश की श्रेणी से हटा दिया हो गवर्नमेंट ने, तो सरकार ने कहा कि नहीं, जब आप गए तब तो वो दुश्मन देश था ना, बाद में चाहे उसको दुश्मन देश की श्रेणी से हटा दिया जाए या ना हटा दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और सक्सेसर के रूल्स भी एप्लीकेबल नहीं होते। यानी मान लीजिए कोई अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के दुश्मन देश में गया, कल को उसके बच्चे नहीं आ सकते सरकार के पास में कि देखिए तो हमारे फादर गए थे दुश्मन देश में लेकिन हम नहीं गए, हमें तो वो प्रॉपर्टी दे दीजिए। सरकार कहती है कि नहीं, एक बार आपके फादर गए तो उस प्रॉपर्टी पे सक्सेशन के रूल्स भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। और भी 2-3 और चीज़ें हैं कि कस्टोडियन उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कि सरकार ने जिस व्यक्ति को एक प्रकार से कस्टोडी दी उस प्रॉपर्टी की, यानी देख रेख की जिम्मेदारी दी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कस्टोडियन उस प्रॉपर्टी को बेच दे। ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, सरकार बहुत स्मार्ट है। आगे तो देखिए ये रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल है, अभी तक इसे पास नहीं किया गया है। काफ़ी सारी इसमें बातें हैं, जैसे एक प्रकार से यूनिफॉर्म ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम वो बनाएंगे कि पूरे देश में एक ही ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का सिस्टम हो, और पूरे देश में एक ही व्हीकल सिस्टम बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अभी तो हर एक स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है व्हीकल्स का, तो कुछ यूनिफाई करने की सरकार ने बात कही। और इंश्योरेंस का पैसा है, अगर एक्सीडेंट के बाद में जल्द से जल्द मिलना चाहिए, और अगर नुकसान होता है, अगर रोड के कारण में नुकसान होता है तो ठेकेदार पे भी एक प्रकार से जुर्माना लगेगा, और जो फाइन है उसको भी बढ़ाने की बात हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारे जो केसेस हैं उसको ट्रिब्यूनल्स में जल्द से जल्द टैकल किया जाए। तो देखिए डायरेक्ट तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो वैसे इस बिल को पास नहीं किया गया है, तो काफ़ी कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, तो लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हमने देख लिए। आगे देखिए सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये भी अभी तो पास तो नहीं हुआ है, लेकिन 2-3 पॉइंट है इसके, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि सिटीजनशिप एक्ट में, यानी ये तय करना कि कोई भी नागरिक हमारे, यानी कोई भी व्यक्ति हमारे देश का नागरिक है या नहीं है, क्या क्या कंडीशंस है हमारे देश के नागरिक बनने के लिए। तो मान लीजिए इन सभी चीज़ों में अगर गवर्नमेंट को चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी से इस एक्ट को चेंज किया जा सकता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को। समझ गए? तो ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट देखिए कहता है कि मान लीजिए जो हमारे पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ जैसे कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस, यहाँ पे अगर इन सभी कम्युनिटीज़ का प्रोसिक्यूशन होता है यानी इनको तंग किया जाता है, इनके साथ में गलत किया जाता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, तो एक प्रकार से ये इंडिया के अंदर में अगर आते हैं तो इनके लिए जो नॉर्म्स हैं वो काफ़ी डाइल्यूट कर दिए हैं सरकार ने। यानी ये सब जो माइनॉरिटीज़ जिन पे अत्याचार हुआ है पड़ोसी देशों में, अगर वो इंडिया में आते हैं, सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए कंडीशंस आसान कर दी गई हैं। वैसे अगर नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप हासिल करते हैं तो 11 साल लग जाते हैं, लेकिन सरकार ने कहा कि ऐसे लोगों, ऐसी कम्युनिटीज़ जिन पे अत्याचार होता है, अगर वो सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं तो उनको 6 साल में नागरिकता मिल जाएगी। समझ गए? तो इस बिल का काफ़ी विरोध भी हुआ था। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें सरकार भेदभाव कर रही है कि कुछ कम्युनिटीज़ को छोड़ दिया है, तो सरकार ने बाद में कहा कि हम उन कम्युनिटीज़ को भी ऐड कर देंगे, फिर से रिवाइज करेंगे इस बिल को। तो एक प्रकार से इसे पास नहीं किया गया है। एक और इम्पोर्टेंट जो बात यह है, सरकार ने यह कहा कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो हैं वो अगर एक प्रकार से कुछ ऐसा एक प्रकार से सरकार के खिलाफ में काम करते हैं, फिर कंट्री के खिलाफ में काम करते हैं, कंट्री के किसी कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे देखिए ये है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये क्या है? देखिए एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है डिफरेंट पार्टीज के बीच में। एक एग्जांपल के तहत हम इस एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए देखिए ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखिए ऐसा है कि बी को ए का काम करना है, इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बी ए का काम नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से,
तो कितना नुकसान हुआ, मॉनिटरी लॉस हुआ ए को, वो तो कई बार देखिए मेजर नहीं किया जा सकता। अब देखिए, अब एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए आप आपके दोस्त के साथ पढ़ाई कर रहे हो, ए और बी यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए ए ने तो अपना काम पूरा कर दिया कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, ए ने तो पॉलिटी को पढ़ा दिया बी को, लेकिन बी ने नहीं पढ़ाया ए को, जो उन्होंने वादा किया था कि ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। तो कितना नुकसान बी को इस चीज से हुआ, मॉनिटरी लॉस कितना हुआ, वो इन चीजों को देखिए मेजर नहीं किया जा सकता। तो उसी चीज के लिए मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट जाती है तो वो कोर्ट में जा सकती है कंपनसेशन के लिए। तो इसी चीज के लिए है ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये खास करके देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स पे लागू होता है। तो ये क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए समय पे सीमेंट नहीं मिली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को तो काफ़ी नुकसान हो जाता है, इतना नुकसान हो जाता है कि मॉनिटरी कई बार उसे मेजर नहीं किया जा सकता। तो उन्हीं सभी चीज़ों के लिए है ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर और दूसरे लैंड की सेल और परचेज। देखिए ये एक स्कीम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये चलाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। ये देखिए 2020 और 2024 के ओलंपिक्स के लिए इस स्कीम के तहत सरकार स्पेशल पोटेंशियल को, स्पेशल उन पर्सन्स को रिकॉग्नाइज करेगी जिनके अंदर में पोटेंशियल है कि वो 2020 और 2024 के ओलंपिक्स में वो पदक जीत सकते हैं। एक प्रकार से एक बेंचमार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनको ट्रेनिंग मिल सके। तो ऐसा पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा, क्या है ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो एक प्रकार से ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा जिनके अंदर में पोटेंशियल है, जो पदक जीत सकते हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उनको दिए जाएंगे ताकि वो अच्छी ट्रेनिंग हासिल कर सकें। आगे है वन जीवन। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है यूएनडीपी के कोलैबोरेशन के साथ मिलके और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन के साथ मिलके ये प्रोग्राम चला रहा है जिसका नाम है वन जीवन। देखिए इसमें जो मिनिस्ट्री है कि ये नेशनल रिसोर्स सेंटर का गठन करेगी, जो एक प्रकार से जो ट्राइबल लाइवलीहुड से रिलेटेड, जो ट्राइबल्स जीवन यापन करते हैं उससे रिलेटेड इश्यूज को रिकॉग्नाइज करेंगे। भुवनेश्वर के अंदर में ये प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया गया है। देखिए जो ट्राइबल्स की लाइवलीहुड है उनसे रिलेटेड इश्यूज को अगर रिकॉग्नाइज करने के बाद में उसी तरह से उनको एड्रेस किया जाएगा, उनको स्किल्स दी जाएगी, उनको रोजगार के साधन मुहैया कराए जाएंगे, तो उनकी सिचुएशन को अपलिफ्ट किया जा सकता है। और उसी के लिए ही ये प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है वन जीवन। वन जीवन के तहत में नेशनल रिसोर्स सेंटर का गठन किया गया है, इसको स्टैब्लिश किया गया है। ये एक प्रकार से स्टडी करेगी कि क्या जरूरतें हैं लाइवलीहुड से रिलेटेड ट्राइबल्स की और उनको किस प्रकार से एड्रेस किया जा सकता है। तो एक प्रकार से ये एक एपेक्स सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है और फेजेस में वन जीवन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। आगे देखिए सीपी ग्राम है। सीपी ग्राम की फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये देखिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को आपस में कनेक्ट करता है। अगर किसी भी एक प्रकार से जनता को किसी भी कोई भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो इस वेबसाइट पे जाएंगे सीपी ग्राम की और अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे। फिर प्रॉब्लम जाएगी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के पास में। मान लीजिए आपको पानी की दिक्कत है तो वो मिनिस्ट्री जाएगी पानी वाली मिनिस्ट्री के पास में। एजुकेशन में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो आप एक प्लेटफॉर्म, सभी चीज़ों की किसी भी चीज़ की आपकी प्रॉब्लम है, बस आपको इसी वेबसाइट पर जाना है, सीपी ग्राम की वेबसाइट पर। वहां पर आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के पास में चली जाएगी। आप उस प्रॉब्लम को ट्रैक भी कर सकते हो और स्टेटस भी जान सकते हो, तुरंत त्वरित कार्रवाई होगी आपकी प्रॉब्लम पे। उसके लिए है ये स्कीम सीपी ग्राम। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। आगे देखिए ये 28 अक्टूबर को पहला नेशनल आयुर्वेद डे सेलिब्रेट किया गया था। तो नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेद अवार्ड्स भी दिए गए। देखिए धन्वंतरी थे, उनको आयुर्वेद का फादर कहा जाता है। काफ़ी सारे जो देवी देवताएं हैं उनके फिजिशियन के रूप में जाना जाता है धन्वंतरी को। और एक सेमिनार भी आयोजित हुआ उस दिन 28 अक्टूबर को, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज थ्रो, यानी मधुमेह को कंट्रोल करना आयुर्वेद की सहायता से। मधुमेह मतलब शुगर। अगला देखिए आर्टिकल है एक भारत श्रेष्ठ भारत। देखिए इस प्रोग्राम में क्या कर रही है सरकार? सरकार देखिए इस प्रोग्राम में एक प्रकार से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, मान लीजिए देखिए तमिलनाडु है और एक प्रकार से आप कह सकते हैं यूपी है। तमिलनाडु और यूपी के साथ में इस तरह से इनिशिएटिव होगा डिफरेंट स्टेट्स के बीच में। एग्जांपल के तौर पे सिर्फ हम ये 2 स्टेट ले रहे हैं। तमिलनाडु के कुछ स्टेट जो स्टूडेंट्स हैं वो यूपी के अंदर में आएंगे और कल्चर को जानने की कोशिश करेंगे। यूपी के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो तमिलनाडु में आएंगे और तमिलनाडु के कल्चर को जानने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रोग्राम में ये होगा, विभिन्न राज्यों के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में आएंगे और एक प्रकार से दूसरे राज्यों के कल्चर को जानने की कोशिश करेंगे। पहले स्टेट लेवल पे ये पार्टनरशिप होगी, बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये पार्टनरशिप होगी, यानी तमिलनाडु का कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, यूपी का कोई डिस्ट्रिक्ट होगा। इसी तरह से तो विभिन्न राज्यों के बीच में, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में इस तरह की पार्टनरशिप होगी। इससे स्टूडेंट्स को एक दूसरे राज्यों के कल्चर को सोचने, एक प्रकार से समझने का मौका मिलेगा और हमारा जो देश है वो और ज़्यादा यूनिफाई होगा और एक प्रकार से अच्छा होगा और ज़्यादा दूसरे कल्चर का हम रिस्पेक्ट करना सीखेंगे और एक प्रकार से देश आगे बढ़ेगा।
आगे देखिए ये है वेब रिस्पॉन्सिव पेंशनर सर्विस पोर्टल। देखिए मेनली तो इस पूरे चीज़ में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो है ये कंट्रोल एंड जनरल ऑफ अकाउंट्स द्वारा ये इस्टाब्लिश किया गया है। वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है कि पेंशनर की एक प्रकार से अच्छे से उनको पेंशन मिल जाए, उनका स्टेटस क्या है, मतलब वो सब चीज़ें हैं, पेंशन लेने में इनको दिक्कत ना आए, उसके लिए यही वेब रिस्पॉन्सिव पेंशन सर्विस पोर्टल बनाया गया है। तो ये एक प्रकार से बनाया किसके द्वारा गया है वो इंपॉर्टेंट है। ये बनाया गया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि आमतौर पे हम गैस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अलग से है जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है। आगे देखिए स्वच्छ युग कैंपेन। स्वच्छ युग कैंपेन जो है ये गंगा नदी के किनारे जो एक प्रकार से ओपन डेफिकेशन होता है, गंगा नदी के किनारे में जिन गांव में अभी भी खुले में शौच इत्यादि जो लोग जाते हैं, ओपन डेफिकेशन करते हैं, उस चीज को बदलने के लिए, उनके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए सरकार ने ये प्रोग्राम चलाया है। नाम है स्वच्छ युग कैंपेन। इसमें एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और मॉनिटरी इंसेंटिव भी दिया जाएगा। अगर एक प्रकार से ये इस कैंपेन में सफलता हासिल की जाती है तो ऑफिसर्स को, जनता को मॉनिटरी इंसेंटिव दिया जाएगा। मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? मिनिस्ट्रीज हैं मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। तो ये तीनों मिनिस्ट्रीज मिलकर ये प्रोग्राम चला रही हैं जिसका नाम है स्वच्छ युग कैंपेन। आगे देखिए रिफॉर्म्स इन फंडिंग इन पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए काफ़ी सारे यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकती है कि बजट, इस साल के बजट में सरकार कौन कौन से रिफॉर्म्स लेके आई पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग में इंप्रूवमेंट लाने के लिए। तो पहले तो देखिए अज्ञात रूप से फंड दिया जा सकता था 20,000 तक का, लेकिन सरकार ने इसमें चेंज लाई। सरकार ने कहा कि 20,000 के बजाय सिर्फ 2,000 तक का अज्ञात फंड दिया जा सकता है, अज्ञात डोनेशन दिया जा सकता है, यानी बिना नाम का डोनेशन। 2,000 से ऊपर अगर आप डोनेशन देते हो तो आपका नाम एक प्रकार से बताना जरूरी होगा पॉलिटिकल पार्टी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, समझ गए। उसके बाद में देखिए चेक और डिजिटल मोड की सहायता से भी डोनर्स जो हैं वो एक प्रकार से डोनेशन दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। और ये अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स भी आए थे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स मतलब जैसे कि देखिए कोई भी अगर व्यक्ति जिसको भी डोनेशन देना है तो वो किसी बैंक में जाएगा और इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स हासिल कर लेगा। सिर्फ बैंक को ये पता होगा कि इस बंदे ने इतने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीदे हैं, उनको, बैंक को ये नहीं पता होगा कि वो व्यक्ति किस पार्टी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स देगा। और ठीक उसी तरह अगर कोई जो कस्टमर है, यानी जो कोई डोनेटर्स है, वो पॉलिटिकल पार्टी को जाके अगर ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स सबमिट कर देगा, दे देगा दान में, तो पॉलिटिकल पार्टीज उन बॉन्ड्स को बैंक के थ्रू कैश करवा सकते हैं। लेकिन अब बैंक को ये तो पता होगा कि इस पॉलिटिकल पार्टी को इतना जो एक प्रकार से फंड मिला है वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की सहायता से मिला है, तो उस बैंक को ये नहीं पता होगा किसने ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक प्रकार से जो पहले हरासमेंट होती थी डोनेटर्स की, मान लीजिए आज कोई व्यक्ति बीजेपी को पैसे दे रहा है तो कल को कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस उस व्यक्ति को हरासमेंट स्टार्ट कर देती कि आपने बीजेपी को पैसे क्यों दिए। लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की सहायता से पता नहीं चल सकेगा कि किसने किसको फंड दिया। इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था, हमने पढ़ा था, ऐसे तो पता नहीं लगेगा कि एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी जो थोड़ी बहुत थी उसी को रिमूव किया जा रहा है। आगे देखिए ये आर्टिकल नंबर एक प्रकार से सेक्शन 123 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से रिलेटेड इशू है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि अगर कोई कैंडिडेट या फिर कैंडिडेट के कहने से कोई उसका इलेक्शन जो एजेंट है या वर्कर है वो वोट मांगने के लिए रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है। इवन जो कैंडिडेचर है उसको भी रिजेक्ट कर सकता है। यानी कोई भी कैंडिडेट या उसका इलेक्शन वर्कर जो है, चुनाव वर्कर जो है, वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे, रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांग सकता। तो ये पूरा इशू था। और एक प्रकार से हिज को जो इंटरप्रेट किया गया है वो 1961 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसी के हिसाब से इंटरप्रेट किया गया है। यानी ना सिर्फ कैंडिडेट बल्कि उसका कोई रिलेटेड आदमी, यानी उसके कहने पे, ऐसा नहीं हो कि कैंडिडेट खुद नहीं बोल रहा है धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग रहा है, या फिर कैंडिडेट के कहने पे और कोई मांग सकता है। ना सिर्फ कैंडिडेट बल्कि उसके कहने पे उसका कोई वर्कर भी वोट नहीं मांग सकता धर्म के नाम पे। तो हिज का मतलब उसके कहने से, यानी कैंडिडेट के कहने से कोई और दूसरा आदमी भी नहीं मांग सकता। समझ गए। आगे देखिए है टोटलाइजर मशीन। क्या है ये टोटलाइजर मशीन? देखिए आजकल क्या है, हर एक बूथ पे जब इलेक्शंस होते हैं तो जो काउंटिंग होती है बूथ के हिसाब से काउंटिंग होती है, लेकिन कई बूथ इतने छोटे हैं कि जो जब वोटिंग होती है तो पता लग जाता है कि उस बूथ में किसने किसको वोट दिया, काइंड ऑफ अंदाजा हो जाता है। तो बाद में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उस बूथ के लोगों का हरासमेंट स्टार्ट कर देती हैं, उनको उनसे बदला लिया जाता है। तो अब इसी चीज़ को चेंज करने के लिए अब एक ये टोटलाइजर मशीन है वो काम आती है। ये कई सारे बूथ के
जो रिजल्ट हैं कई सारे बूथ को मिक्स कर देती है, और जो नतीजा आता है वो किसी पर्टिकुलर बूथ का ना आके कई सारे बूथ का इकट्ठा करके आता है। यानी फिर पॉलिटिकल पार्टीज को पता नहीं लग सकेगा कि कौन से बूथ पे किसने किसको वोट दिया। तो इससे जो हरासमेंट होती है जनता की वो रुक जाएगी, इसीलिए ये टोटलाइजर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे ये है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसके लिए तो देखो आप, सिंपल क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा। ये तो देखिए इलेक्शन के दौरान में इलेक्शन कमीशन लगाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ताकि किसी जो रूलिंग पार्टी है उसको एक प्रकार से एडवांटेज ना मिले। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैं क्या ये स्टैच्यूटरी गाइडलाइंस हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस हैं? नहीं, ना ये स्टैच्यूटरी गाइडलाइंस हैं ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस हैं। ये तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के द्वारा हर एक इलेक्शन में जारी की जाती है, काइंड ऑफ कन्वेंशन डेवलप हो गई है। तो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बन सकता है। आगे देखिए ईवीएम काफी सुर्खियों में रही, तो 2-3 चीजें ईवीएम के बाद में इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। 2 पीएसयूज के द्वारा ईवीएम का डेवलपमेंट की जाती है, देखिए बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि बेंगलोर में जिनका हेडक्वार्टर है, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि हैदराबाद में है। तो इन दोनों पीएसयूज के द्वारा ईवीएम बनाई जाती है। ईवीएम में एक बैलेट यूनिट होती है, एक कंट्रोल यूनिट होती है, ये तो आपको पता ही होगा। जब कंट्रोल यूनिट का बटन दबाया जाता है तभी कोई मतदाता मतदान कर सकता है। एक ईवीएम के अंदर में 16 कैंडिडेट्स, आप यानी कह सकते हैं कि 16 कैंडिडेट्स की लिस्ट आ सकती है एक ईवीएम के अंदर में। अगर 16 से ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसके लिए दूसरी ईवीएम लानी पड़ेगी। तो कहने का एग्जांपल के तौर पे अगर 64 कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं तो 4 ईवीएम आपको वहां पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक ईवीएम के अंदर में तो सिर्फ 16 कैंडिडेट्स आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए आजकल जो वीवीपैट है वो भी काफ़ी सुर्खियों में है, जो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट रोल। ये एक ईवीएम के साथ में एक शीशे का डब्बा अटैच किया जाता है। जिस भी कैंडिडेट को आप वोट देते हो वो दिखाई देता है वोट देने के बाद में, आपको उस कैंडिडेट का नाम दिखाई देता है, उसका एक प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी दिखाई देती है, सिंबल दिखाई देता है, लेकिन ये नहीं दिखाई देता कि किसने वोट दिया। अगर यही दिखाई दे दे कि किसने किसको वोट दिया, फिर तो एक प्रकार से जिस चीज़ के लिए हम टोटलाइजर लेके जा रहे थे तो फिर सीक्रेट वोट कहाँ रहा। इससे तो मान लीजिए अगर वो चोरी हो गया जो वीवीपैट है, फिर तो वोटर्स का पता लग जाएगा किसने किसको वोट दिया, फिर तो हरासमेंट हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ एक प्रकार से जिस कैंडिडेट को वोट दिया, जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, सिर्फ वही दिखाई देगा वीवीपैट के अंदर में। तो बस जी, बहुत ज़्यादा गला सूख रहा है अब तो। बाकी आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, 2 ही वीडियो आएंगे इसके, पॉलिटी के 2 ही वीडियो आएंगे। तो अगला अभी वीडियो आधे घंटे का होगा और वो शायद आज शाम को या फिर कल सुबह हम डिस्कस कर लेंगे, फिर पॉलिटी हमारी खत्म हो जाएगी। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू।